Don't forget to like, share and subscribe my channel. अगर स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाइव प्रोसेस का नहीं देखे हैं तो मैंने इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, तब आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लाइव प्रोसेस पार्ट 3 के बारे में। ऑपरेशन अच्छे से देख लिए। जो थर्ड लाइफ प्रोसेस एसेंशियल है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब न्यूट्रिशन था, अपटेक ऑफ फूड, ठीक है, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ले लिए, लेकिन न्यूट्रिशन से कभी भी स्टूडेंट्स एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी रिस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलता है। रिस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन हम लोग ने ब्रीथ किया, जो हम लोग ब्रीथिंग के टाइम में ऑक्सीजन लिए, वो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एटीपी लिबरेट करता है। और एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और वो एटीपी अब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू तक जाएगा। और हम लोग जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो एटीपी प्रोवाइड करेगा। वो एटीपी कैसे निकला? ऑक्सीजन ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एटीपी लिबरेट किया, और वो एटीपी अब ट्रांसपोर्टेशन वाया हर एक सेल और टिश्यू तक जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। बहुत लोग कहते हैं रिस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं स्टूडेंट्स, ये ब्रीथिंग होता है। ये ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन लेना, उसे इनहेलेशन कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को रिलीज आउट करना, उसे एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ब्रीथिंग में इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग ब्रीथ इन किए, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी को लिबरेट करता है, और वो एटीपी जो है सारे सेल्स बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूट्रिशन में एनर्जी नहीं होता मिलता है, मतलब वो बस एक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लेकिन जो मेन एनर्जी मिलता है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस से मिलता है। तो एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने एक चीज़ और बताया था पिछले स्लाइड में, अगर आपको याद होगा तो, कि जो कंप्लीट डाइजेशन का जो साइट है, कौन सा साइट है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है? तो बहुत लोग स्टमक लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत है। स्टमक में खाना जाता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है, लेकिन वो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन नहीं है। स्टमक में कुछ ही चीज़ें होती हैं, कुछ ही चीज़ों का मीन्स प्रोटीन वगैरह का नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है, लेकिन जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ग्लूकोज, सब चीज़ का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पर होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो मैक्सिमम जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस एंड सॉल्ट्स, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, बस मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा रिस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। अब आगे ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब जो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, जो आर्टरीज है, वीन्स है, या पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वीन, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आर्टरी, वीन्स, ब्लड वेसल के वाया ही होगा, ठीक है। तो वो कौन ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? ब्लड। ये ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करवाता है? ब्लड करवाता है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। जो पहला कंपोनेंट है ब्लड में वो है प्लाज्मा, 55%। दूसरा कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि अराउंड 4% होता है। सो जो WBC और प्लेटलेट्स है वो 4% अराउंड होता है। नेक्स्ट है RBC, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स है वो 41%, यानी जो इरेथ्रोसाइट्स है वो अराउंड 41% होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट की,
ठीक है। ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको एकदम बेसिक से जानना बहुत ही ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे से नहीं समझ में आएगा, चाहे आप कितने भी रट्टे लगा लीजिए। आप इसके एमसीक्यूज़ कभी ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर ये एग्ज़ाम्स में आता है तो ये मोस्टली 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है। सो ये इसको समझना और इसको जानना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक हार्ट है। बहुत बच्चों को डाउट होता है, बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि मैम हार्ट सेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे वर्क करता है। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देखिए। उसमें मैंने डायग्राम से बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है कि कैसे हार्ट का फंक्शन होता है। लेकिन चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, लेकिन उस डायग्राम को आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और क्योंकि वो इस तरह का डायग्राम है, क्योंकि जो मैंने आपको दिखा रखा है इस तरह का डायग्राम थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ उस वीडियो में जो डायग्राम बना रखा है मैंने खुद से बना रखा है और वो बहुत ही आसान है। आप एग्ज़ाम में उस तरह का डायग्राम बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है। और दूसरी बात, वो बहुत कन्वीनियंट है, समझने में भी आपको आसान होगी। और उसमें कौन से वेसल्स कैसे जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं कैसे फंक्शन होता है ह्यूमन हार्ट का। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। सपोज़ ये कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है, मैं बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ तो आप लोग हंसिएगा मत, समझ लीजिएगा मैं क्या बना रही हूँ। और जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको कहते हैं थोरैसिक एरिया, थोरैसिक रीजन, ठीक है, थोरैसिक। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एब्डोमिनल। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए। जो ऊपर का एरिया होता है इसे थोरैसिक कहते हैं और जो नीचे का होता है उसे एब्डोमिनल एरिया कहा जाता है, ठीक है। लेट मी इरेज इट। सो उसी तरीके से फंक्शन होता है। हार्ट भी क्या करता है, जो ऊपर का ब्लड है यानी जो थोरैसिक रीजन का ब्लड है उसे सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है। कौन लेकर आता है? सुपीरियर। तो जैसा स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट थोरैसिक रीजन होता है, नीचे वाला पार्ट को एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सर्कुलेशन होता है तो पूरे बॉडी का ही सर्कुलेशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के ही सरफेस का सर्कुलेशन होगा और जो एब्डोमिनल एरिया है उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। तो जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो पूरे बॉडी का होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो थोरैसिक रीजन का ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है और जो एब्डोमिनल रीजन का ब्लड है, नीचे का सरफेस का ब्लड है, उसे तो स्टूडेंट्स अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो ऊपर का ब्लड है, जो थोरैसिक पार्ट का ब्लड है उसे सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है और जो नीचे का ब्लड है, नीचे पार्ट का ब्लड है, उसे इन्फीरियर वेना कावा लेकर आता है, एब्डोमिनल पार्ट का। थोरैसिक पार्ट का सुपीरियर वेना कावा और एब्डोमिनल पार्ट का इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वल्व्स होते हैं ये ये सुपीरियर वेना कावा का होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। और ये जो है ये हो जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये दोनों अपने सीक्रीशंस को मिला करके एक साथ ओपन होते हैं और ये ओपनिंग होता है राइट एट्रियम में। मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा अपने सीक्रीशंस को, जो भी डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून बॉडी में है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, उस पूरे खून को लेकर आता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, और उसको पोर कहाँ पे करता है? राइट एट्रियम में। उसको पोर करता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम, ये सब क्या चैम्बर्स है? हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स है जो हम लोग को पढ़ना है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड
पूरा फिल हो जाता है, वैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ट्राइकस्पिड वल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वल्व प्रेजेंट होता है जो कि होता है ट्राइकस्पिड वल्व। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, 3 कस्पिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्राइकस्पिड वल्व। तो ये होता है ट्राइकस्पिड वल्व। तो जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है और ये खुल जाता है, और जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ब्लड आ जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, और इस तरीके से ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मतलब एक बार जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया वो वापस से राइट एट्रियम में नहीं जाए, इसे रोकता है। कौन रोकता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल में चूंकि पूरा का पूरा ब्लड फिल हो चुका है इस चैम्बर में, तो अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेट मी इरेज ऑल दी। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा स्टूडेंट्स? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, इस पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और ये खुल जाएगा। ठीक है, और जितना भी राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो कि पल्मोनिक वॉल्व होता है, पल्मोनिक वॉल्व से पल्मनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल है इसको अच्छे से समझिए। यहाँ तक आपको समझ में आया कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मनरी आर्टरी। यहाँ पे इस डायग्राम में उतने अच्छे से नहीं दिखा पाया है, यहाँ पे ऐसे पतली पतली आर्टरीज होती है, तो ये यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से पल्मनरी आर्टरी में गया और यहाँ से ये लंग्स के पास जाएगा। यहाँ ये लंग्स प्रेजेंट है, पल्मनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, और लंग्स से ये क्या करेगा? लंग्स क्या करता है? लंग्स क्या करता है स्टूडेंट? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, मतलब O2 रिच ब्लड में कन्वर्ट करता है, और इसको कहाँ पे लेके आता है? पल्मनरी वीन। ठीक है, लंग्स से ये आता है यहाँ पर पल्मनरी वीन, और अंदर में कनेक्शन होता है, इस डायग्राम में इतना प्रॉपरली नहीं दिखा रखा है, और पल्मनरी वीन से अब सारा ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पल्मनरी वीन से सारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक जो प्रोसेस हम लोग ये राइट साइड वाला दिखे थे ये सारा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये जो इस साइड में जो ब्लड होता है ये पूरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आता है, और पल्मनरी वीन के वाया इसको लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में जब सारा का सारा ब्लड, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप अपने नोटबुक में एरोज से इसको लिख लीजिए, तब आपको थोड़ा और आसान होगा समझने में, क्योंकि हो सकता है आप टर्म्स कंफ्यूज हो जाए स्ट्रक्चर को देखकर। वैसे मैंने सिंपल स्ट्रक्चर से भी समझा रखा है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम होता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं क्या क्या स्टेप्स बोल रही हूँ इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको बताया जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और पल्मनरी वीन में मैंने देखिए आप जब पढ़े होंगे 8-9 क्लास में तो आप पढ़े होंगे कि बेसिक्स में ही कि जो आर्टरी और वीन होता है, आर्टरी का क्या फंक्शन होता है कि वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और वीन क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को। लेकिन एकमात्र ऐसा पल्मनरी वीन एक्सेप्शन है जो कि प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब क्या है कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मनरी वीन ले लेता है, और पल्मनरी वीन से आता है वो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है तो लेफ्ट
एट्रियम या फिर ऑरिकल जो कहिए, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। जैसे इस साइड में ट्राइकस्पिड प्रेजेंट है, इस साइड में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। उस पर प्रेशर पड़ता है और वो खुल जाता है, और सारा का सारा जो लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर कर देता है, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरेटिक वल्व में जाता है, और एरेटा से होकर के होल बॉडी में जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरीके से अगेन होता है। फिर पूरे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर, जो ऊपर का ब्लड है थोरैसिक एरिया का, वो सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है, और जो नीचे पोर्शन का ब्लड है एब्डोमिनल एरिया का, वो इंफीरियर वेना कावा लेकर आता है। और दोनों मिला करके अपना सीक्रेशन राइट एट्रियम में अगेन दे देता है। राइट एट्रियम से ब्लड चल जाता है राइट वेंट्रिकल में वाया ट्राइकस्पिड वल्व, और राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मनरी आर्टरी से होते हुए, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है पल्मनरी आर्टरी से होते हुए वो ब्लड लंग्स में चला जाता है, ठीक है। ये जो ब्लड था वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब लंग्स क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देता है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकाल देता है, ठीक है। और लंग्स क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वीन लेकर जाता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वीन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल यानी लेफ्ट एट्रियम में पोर किया जाता है। लेफ्ट एट्रियम जैसे ही पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइकस्पिड वल्व, जिसका दूसरा नाम मिट्रल वल्व है, वो खुल जाता है, और सारा का सारा सिक्रीशन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पूरा फिलअप हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एरेटिक वल्व में, यानी एरेटा से लेकर जाता है पूरा ब्लड, एरेटा में चला जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरेटा से होकर के होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और यही है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में सेमी ल्यूना वल्व्स होता है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वीन और एरेटिक एरेटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आपको ध्यान रहेगा, लंग्स का क्या फंक्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली 2 चीज़ यहाँ पे 2 जगह याद रखना है, ठीक है, कि जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ये ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो हार्ट एक ही है, इसमें 4 चैम्बर्स है, 2 चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहे हैं और अदर हाफ 2 चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक ही हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है ह्यूमन हार्ट में, इसलिए कहा जाता है ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको, इसलिए हार्ट में क्या होता है कि एक बार में 2 बार सर्कुलेशन परफॉर्म होता है, इसलिए कहा जाता है ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड एंड डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जितना पॉसिबल था मुझे इस डायग्राम से मैंने आपको समझाया हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगेन सिंपल वे में इसको समझाऊंगी आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देख लिए हैं। तो एनिमल्स के पास क्या होता है, हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन प्लांट्स के पास हार्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ही नहीं होता है, मैकेनिज्म होता है लेकिन डिफरेंट तरीके से होता है। जो प्लांट होता है इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलता है जो आपने हमेशा से सुना है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम शो हो रहा है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये तो आपको बेसिक सबको पता होगा। दूसरी बात, जो जाइलम होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन 1 वे होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए आप एरोज देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो प्रेशर होता है
वाटर का वो नीचे से रूट से ही तो जाता है, स्टेम से होकर के लीव्स तक, तो ये जो प्रेशर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन वे है। लेकिन फ्लोएम में टू वे मूवमेंट होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जाइलम का डायग्राम है और ये फ्लोएम का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटर सेल्स है वो आर नॉट लिविंग, ठीक है, ये डेड सेल्स है। जो आउटर यहाँ का सेल है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये डेड सेल्स हैं, और ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स आर लिविंग बट नीड सपोर्ट। यहाँ पे जो सेल्स है वो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे कोई एंड वॉल नहीं है, सेल्स की दो सेल्स के बीच में यहाँ पे कोई भी एंड वॉल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एंड वॉल देखने को मिल रहा है, देखिए, जिसे सीव प्लेट्स कहा जाता है। तो आपको पता है फ्लोएम में सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स वगैरह देखने को मिलता है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के वाया होता है। कुछ बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करवाता है और मिनरल्स करवाता है, एंड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करवाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जाइलम में कोई भी एंड वॉल नहीं होता है सेल्स के बीच में, लेकिन फ्लोएम में होता है, जिसे सीव प्लेट्स कहा जाता है। और जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन वे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो टू वे होता है। देखिए, आप ये तो याद रखिए कि वन वे होता है जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन डायरेक्शन भी याद रखिए कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन से वे में होता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। हमेशा जो प्लांट्स जो है वो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स से, ठीक है। तो रूट से हमेशा जो वो प्रेशर है वो कहाँ जाएगा, स्टेम से होते हुए लीव्स की तरफ जाएगा, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। और दूसरा है कि इसमें जो आउटर सेल्स है वो, और नेक्स्ट जो है वो है कि आउटर सेल जाइलम में जो है वो डेड होता है और फ्लोएम में जो होता है वो लिविंग होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स के पास हर्ट होता है, फोर चैम्बर्ड, बट प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेसिकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कुछ लाइक ऑल आर्टरीज कैरी डैश ब्लड एक्सेप्ट द, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो आर्टरीज होता है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, प्योर। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था जो आर्टरीज होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, पल्मनरी आर्टरी, जो किस तरह का ब्लड कैरी करता है। क्वेश्चन है ऑल आर्टरीज कैरी डैश ब्लड एक्सेप्ट द डैश। तो सारे आर्टरीज किस तरह के ब्लड कैरी करते हैं, और एक्सेप्शन, तो ऑल आर्टरीज कैरी डैश ब्लड। आर्टरीज किस तरह के ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, किस तरह के ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट द डैश। कौन सा आर्टरी है जो कि ये काम नहीं करता, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है। तो आई होप आपको आंसर पता होगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑक्सीजनेटेड एंड पल्मनरी आर्टरी, मतलब ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे के सारे आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं, प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। एक्सेप्ट द, देखिए ऑक्सीजनेटेड कहिए या प्योर ब्लड कहिए, प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, ठीक है। तो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी, जो कि पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी किस तरह के ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको समझाया, तो मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उसके बाद ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपके पास होगा। आई होप सो। तो विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से ये चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है। कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, अभी हमने पढ़ा था जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है या ऑर्गेनिक मटेरियल का, दिमाग लगाइए। नेक्स्ट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। तीसरा है मूवमेंट थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल, क्या फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है।
और मूवमेंट थ्रू जाइलम इज बाई डायरेक्शनल। तो आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये तो हम लोग पढ़े थे कि जाइलम में वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, ये तो गलत है। फ्लोएम में ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी गलत है। फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो बाई डायरेक्शनल, ये भी गलत है। फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। डी है कि मूवमेंट थ्रू जाइलम इज बाई डायरेक्शनल, ये भी गलत है। जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो एक स्टेटमेंट ही सही है जो कि है ए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ए, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन, जो कि लास्ट प्रोसेस है। इस चैप्टर में टोटल 4 लाइफ प्रोसेसेस था, दैट वाज न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। 3 प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए, देख लिए विद डायग्राम। अब लास्ट लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब तक जो भी खाना खाया, उसको पचाया, उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट था उससे एनर्जी ब्रेक डाउन किया गया, उस एनर्जी को पूरे सेल टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किया गया और उससे ही डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को किया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी बॉडी में खाना खाया पचाया, उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी रह गए होंगे जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो कि वेस्ट मटेरियल थे। अब उसे भी तो बॉडी से डे टू डे रिमूव करना है, वरना वो बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो चलिए इसे भी देख ले। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम है शोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे अगेन इसके फंक्शंस लिखे गए हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, 1 पेयर किडनी होता है, ये है 1 पेयर। ये है 1 पेयर किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लड वेसल्स दिखा रखा है, रीनल आर्टरी, वेना कावा, एरोटा, रीनल व्हील, ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या है कि किडनी है। किडनी का क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस यूरिन। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन को प्रोड्यूस करता है। और फिर जो किडनी से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं यूरेटर, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट यूरिन टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। ये एक कनेक्शन है बेसिकली, किडनी से लेकर के जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, यूरेटर करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो यूरिन किडनी में बनता है वो यूरेटर में आता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पोरली स्टोर्स यूरिन, ये कुछ देर तक यूरिन को स्टोर करता है और वहाँ से यूरेथ्रा में जाता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जिसमें अ पेयर ऑफ किडनी होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा देखने को मिलता है। किडनी क्या करता है, यूरिन का प्रोडक्शन करता है। यूरेटर क्या करता है, लिंक होता है बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ देर तक यूरिन को हैंडल करता है और 1 to 1.5 लीटर कैपेसिटी होता है इसका। और यूरेथ्रा होता है पॉइंट जहाँ से यूरिन निकलता है, ठीक है, उसको आउट ऑफ द बॉडी निकालता है यूरेथ्रा बेसिकली। सो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्राम आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। जो यूरिन फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपने अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोमेंस कैप्सूल करके कहते हैं। और यहाँ पे पतला पतला क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है
ग्लोमेरुलस होता है नूडल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखा होगा जिसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे पतला पतला क्या होता है, पतला पतला लूप्स होता है, और ये एक दूसरे में क्या होता है, इंटरवोवन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और यही फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यही है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। और इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंडर आता है। तो पहला प्रोसेस ये होता है। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, दो तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन में, एक होता है पीसीटी एंड दूसरा होता है डीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी और डीसीटी से हो रहा है उस प्रोसेस को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे। देखिए यहाँ से जो ग्लोमेरुलर से होके जो फिल्ट्रेशन है, जो भी फिल्ट्रेट है वो अब ट्यूब्यूल्स में आ रहा है, और ट्यूब्यूल्स में आ करके क्या हो रहा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर निकल रहा है, ठीक है। और अब क्या है, ट्यूबुलर सीक्रीशन, यानी ट्यूब्यूल्स उसको, उसमें जो भी प्रेजेंट आयंस है उसको सीक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बाद आता है ट्यूबुलर सीक्रीशन। इसमें जो पीसीटी और डीसीटी है अपना सीक्रीशन पॉर करते हैं और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। देन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है लास्ट पार्ट इसका। तो ये तीनों प्रोसेस होने के बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन प्रोसेस है जो कि रिक्वायर्ड होता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में से भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा तो जो रेजिन्स वगैरह, जो चिपचिपे से गम टाइप का जो प्लांट्स में निकलता है वो सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और ऑक्सीजन को गिव आउट करता है और ग्लूकोज निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन का रिलीज आउट होता है बेसिकली। तो ऑक्सीजन जो निकलता है वो क्या है, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है। और ये कौन से प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रिस्पिरेशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन के प्रोसेस से रिमूव होता है। एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो भी प्लांट्स में एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वाटर की लीव्स, प्लांट के जो लीव्स है वहाँ से कुछ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर निकलते रहते, तो वो होता है ट्रांसपिरेशन। एंड रेजिन, गम्स एट्सेट्रा आर अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि प्लांट के बार्क से आप देखिएगा, जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोसेस होते हैं। ये देखिए ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है लीव से, ठीक है। तो इस तरह के फिर अगेन ये भी रेजिन, गम्स वगैरह ही हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज आउट करता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन आकर्स इन, अभी हम लोग पढ़े कि फिल्ट्रेशन किस में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होता है, या रीनल वीन में होता है, या ए एंड बी, यानी ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दोनों में होता है। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो बस और बस ग्लोमेरुलस में होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में नहीं होता है। जो फिल्ट्रेशन है, अभी मैंने जो नेफ्रॉन का ऐसे स्ट्रक्चर आपको बताया, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी डीसीटी हो गया, यहाँ पर आपको पतला पतला लूप है, मतलब नूडल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब क्या है, इंटरवोवन होता है एक दूसरे में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है ग्लोमेरुलस, और पूरा जो फिल्ट्रेशन होता है वो इसी में ही होता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली 4 ही प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सीरीज़ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चारों ही प्रोसेस हैं, और ये चारों प्रोसेस जहाँ होते हैं वही होते हैं लाइफ प्रोसेस।
ठीक है, क्योंकि ये चारों प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता। एक बार क्विकली हम लोग बस देख लेते हैं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या था? अपटेक एंड ऑब्टेनिंग ऑफ फूड को लेना, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। जो की पॉइंट सबको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या था? एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है, और रेस्पिरेशन इज अदर देन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, बट रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू एटीपी मॉलिक्यूल और लिबरेट करता है एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन में एनर्जी देखने को मिलता है, और रेस्पिरेशन इज अदर देन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वाया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड एटीपी एनर्जी को लिबरेट किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, और इसको हर एक सेल और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर रेस्पिरेशन में एक चीज़ और देखे थे हम लोग, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक टाइप का होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। तो इस तरह के जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली फर्मेंटेशन होता है प्रोसेस, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल निकलता है, ठीक है। फिर एक तीसरा तरह का भी था जिसमें होता तो वो एरोबिक है, लेकिन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का बॉडी में लैक हो जाए तो हम लोग की बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड स्टोर्ड होता है, तो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये सब तो कुछ बेसिक्स बात हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लूकोज 6 कार्बन प्रोडक्ट है, जो कि पायरेविक एसिड 3 कार्बन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिल रहा था? ये साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो अब जो कि एनर्जी एटीपी मिला उसको हर एक सेल और टिश्यू तक हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाएं, तो ये दो मैकेनिज्म में हम लोग समझे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ये हो रहा था ब्लड वेसल्स के द्वारा, और हो रहा था हार्ट के द्वारा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स टू होल बॉडी, एरेटा, सेमिल्यूनर वॉल्व, ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसका पाथवे याद कर लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट था फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स में हार्ट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपोनेंट्स होता है वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा था? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम क्या कर रहा था? ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बाई डायरेक्शनल था, दोनों तरफ से था, और जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन था वो यूनि डायरेक्शनल था, एक ही तरफ से था, वो था नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्लोएम है वो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से बनता है। और नेक्स्ट बात करें थे फिर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में। जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है जो कि बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अगेन ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें हम लोग देखें कि 1 पेयर ऑफ किडनी होता है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से एक्सक्रीशन होता है, और जो एक्सक्रीशन जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो किडनी में होता है। किडनी में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। किडनी में एक्चुअली नेफ्रॉन होता है जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो कि इस फिल्ट्रेशन को करता है, ठीक है। फिर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन देखे जो कि 3 स्टेप्स में था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है, और रेजिन्स गम्स वगैरह निकाला जाता है, और ट्रांसपिरेशन होता है जिसमें एक्सेस वाटर को लॉस किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस हैं वो, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दोनों ही अलाइव स्ट्रक्चर है, तो एनिमल्स में भी ये सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। बस फ़र्क होता है
ऑर्गन सिस्टम का। जो प्रोसेस जो फंक्शन हार्ट परफॉर्म कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का एनिमल्स में, तो प्लांट्स में वो हार्ट नहीं है, उसकी जगह में वेसल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एनिमल्स में। लेकिन वो प्रोसेस एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल भी अलाइव स्ट्रक्चर है। दुनिया के जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कि अलाइव है, जो भी ऑर्गेनिज्म, नॉट स्ट्रक्चर्स, जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि अलाइव हैं, उन सब में ये चारों लाइफ प्रोसेस होते हैं। क्योंकि ये चारों लाइफ प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ही देखने को मिलेगा, ये चारों प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो भी अलाइव हैं। ठीक है, बस फ़र्क है कि अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जिससे परफॉर्म करता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरीज़ है, डाउट्स, या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक अगेन मुझे इंडिविजुअली समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर ज़रूर जल्द ही कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और सॉरी स्टूडेंट्स फॉर साउंड डिस्टर्बेंसेस, साउंड पीछे से आ रही है, मैं जान रही हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू मिनिमाइज इट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।